जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं। द ग्रेट हिमालय की गोद में बैठा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है ये नेपाल। तो भारत के साथ ये नेपाल देश की जो रिलेशन है, एक तरीके का आप मान लीजिए दोनों भाई के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे कि भारत बड़ा भाई है और उसी का छोटा भाई है नेपाल। एक तरीके से ये इस रिलेशन को दुनिया रोटी और बेटी के रिलेशन से जानती है। तो आज हम इस खूबसूरत देश के अंदर जो रिसेंटली पॉलिटिकल क्राइसिस आया है और पिछले 17 सालों से इस देश के अंदर जो 14 बार गवर्नमेंट चेंज हुआ है, जो डेमोक्रेसी है वो जो डेमोक्रेसी बार बार फ्रेजाइल तरीके से टूटा है, फिर से डेमोक्रेसी आया है इस देश के अंदर। तो ये सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके और पॉलिटिकल सिस्टम को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिसेंट जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है उसके चलते हुए जो जनरेशन जेड बोला जाता है, जिसको जेन जी बोला जाता है, यानी नेपाल के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है, जिन 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 लोगों की उम्र 20 साल से 30 साल के अंदर है, ये सारे लोग नेपाल के जो करंट गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया और बाद में ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से बाहर आया और जो करंट गवर्नमेंट था नेपाल के अंदर उसको उखाड़ फेंका गया और नई इंटरिम सरकार बनाने की कोशिश शुरू हो गया। तो ये जो क्राइसिस आया, ये क्यों आया, कैसे आया, ये कितना वायलेंट था, इसके ऊपर पहले हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। फिर हम थोड़ा सा नेपाल की हिस्ट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 8 सितंबर मंगलवार को नेपाल के अंदर एक वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। किसके खिलाफ? जो केपी ओली लीड जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नेपाल के अंदर चल रहा था उनके खिलाफ। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, ये सितंबर 2025 सितंबर महीने की शुरुआत में ही नेपाल के अंदर जितना भी सोशल मीडिया था, यानी मान लीजिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया था, इन सारे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया। यानी नेपाल के अंदर ये सारे सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। और रीज़न क्या दिखाया गया गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया कि ये सारे जो सोशल मीडिया हाउस है, ये लोग सही तरीके से नेपाल देश के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसके चलते हुए इन सारे सोशल मीडिया हाउस है, इनको 7 दिन का मोहलत दिया गया था और उस 7 दिन के अंदर इन लोगों ने फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया। इसके चलते हुए नेपाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी आदेश के अनुसार जो नेपाल का जो करंट गवर्नमेंट था, केपी ओली लेड जो गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट ये सारे जो सोशल मीडिया है उनको नेपाल देश के अंदर बैन कर दिया। तो ये जब हुआ उसके बाद से ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देखिए, एक सोशल मीडिया बैन करने से ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट तरीके से बाहर नहीं आया। एक्चुअली इसके पीछे जो यंग जनरेशन है नेपाल की, उन लोगों की मेन जो एलिगेशन है, ये जो सरकार के खिलाफ, केपी ओली सरकार के खिलाफ, ये केपी ओली नेपाल की प्राइम मिनिस्टर थे, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको उखाड़ फेंका गया। तो इनके जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे, इनके खिलाफ ये जो नेपाल के अंदर जो पॉपुलेशन थे, जो यंग पॉपुलेशन बोल लीजिए और जो एडल्ट पॉपुलेशन है नेपाल के अंदर, इन सारे लोगों का एक ही एलिगेशन था इनके खिलाफ कि करप्शन। ये नेपाल के अंदर करप्शन इतना कॉमन हो गया, इतना कॉमन प्रैक्टिस हो गया कि ऑपोजिशन हो और रूलिंग पार्टी हो, दोनों मिलके एक साथ नेपाल के अंदर करप्शन करते थे। तो इसके चलते क्या हुआ, जो एलिट क्लास था, यानी केपी ओली और बाकी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, उनके जो घर वाले थे, उनके जो एलिट जो फैमिली थे, इन सारे के पास पैसा तो बहुत सारा पैसा था। ये लोग अपने लैविश लाइफ लीड करते थे, यूरोप में घूमते थे, महंगी गाड़ी में चलते थे। लेकिन जो आम नेपाली लोग हैं उनके पास कोई भी रोजगार की कोई उपाय नहीं था, गवर्नमेंट जॉब नहीं था, बिजनेस को एडवांस और ग्रोथ करने के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नेपाल के अंदर नहीं था। तो ये सारे कुछ चलते हुए एक तरीके से नेपाल के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो इसीलिए जो नेपाल के अंदर जो यंग जनरेशन थे, वो ऐसे ही ये जो गवर्नमेंट थे, केपी ओली लेड जो गवर्नमेंट थे, इनके ऊपर बहुत पहले से ही गुस्सा लेके बैठा हुआ था। अब ये गुस्सा कब टूट के बाहर आया? ये गुस्सा तब टूट के बाहर आया जब ये सोशल मीडिया को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया। अब बहुत सारे लोगों की जितना भी काम चल रहा था आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। आप अपना बिजनेस कीजिए, टीचिंग बोल लीजिए, अपना
जो क्लिनिक है उसका प्रमोशन बोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो एक तरीके से हम सोशल मीडिया को यूज़ करके अपना जो प्रमोशन है वो करते हैं, लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, लोग पढ़ाई के मामले में सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ में हम आज के टाइम में सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो जब ये सोशल मीडिया को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो गुस्सा था लोगों के अंदर, जो यंग जनरेशन के अंदर जो गुस्सा था वो वायलेंट तरीके से बाहर आया। अब जब बाहर आया, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो पहले ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, थोड़ा थोड़ा वायलेंस हो रहा था, लेकिन इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जो ये गवर्नमेंट था, केपी ओली लेड जो गवर्नमेंट था, उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और ये जो होम मिनिस्टर थे, इन लोगों ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पुलिस को गोली चलाने की ऑर्डर दिए। और उसके चलते क्या हुआ, पुलिस ने गोली चलाया और उसमें बहुत सारे 19 यंग जनरेशन के लोग, यानी जो यंग नेपालीज थे, उनकी मौत हो गया। ऊपर से 400 लोग इंजर्ड हो गए। जब ये कांड हुआ, एक तो सरकार के ऊपर गुस्सा तो था ही, ऊपर से सरकार ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको सही तरीके से हैंडल ना करते हुए ऊपर से गोली चलाने की ऑर्डर दे देता है। उसके बाद जब 19 लोगों की मौत हो गया, ऊपर से इतना खतरनाक तरीके से मौत हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हुआ कि एक 19-20 साल का लड़का होगा, उसका ठीक उसके सर पे गोली लगी और वो सर एकदम टूट के बिखर गया। तो ये वीडियो जब सामने आया, ऊपर से 400 लोगों की जब इंजरी आई, 19 लोगों की मौत आई, तब ये जो प्रोटेस्ट है ये बहुत बुरी तरीके से वायलेंट हो गया। ये जो लोकल नेपालीज थे, ये इतना वायलेंट हो गया, पूरा काठमांडू शहर में आगजनी चालू हो गया, गाड़ियाँ जलने लगे। ऊपर से जो भी मिनिस्टर्स थे, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर, इन सारे लोगों के घर को जला दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर को रोड पे फेंक के उनको पीटा गया, मारा गया। और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के अंदर, उनकी घर को जब लोगों ने जला दिया, उसी टाइम उनके वाइफ उस घर के अंदर थे और ये भाग गए थे। उनके वाइफ भी आग में जल के उनकी भी डेथ हो गया। फिर ये जो केपी ओली है, ये हेलीकॉप्टर से अपने घर से भाग गए। जो हेलीकॉप्टर से मतलब जो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर है, उनसे आर्मी के हेलीकॉप्टर की मदद से ये केपी ओली भाग के शायद दुबई चले गए। लेकिन ये एग्जैक्ट कहाँ पे है, इन्होंने इंडिया से भी शरण लेने की मांग की थी, लेकिन इंडिया ने इनकी जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया और ये इनको शायद दुबई भागना पड़ा। तो ये है करंट सिचुएशन आज के टाइम में, फिलहाल के टाइम में। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, इस टाइम में नेपाल के अंदर पूरा का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो फिलहाल के टाइम में आर्मी के पास है। और आर्मी और जो यंग जनरेशन है और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है और जो उभरते हुए जो नेता है नेपाल के अंदर, ये सारे लोग मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है फिलहाल की कंडीशन में जो करंट जो गवर्नमेंट था उसको उखाड़ फेंका गया, बहुत सारे मंत्री को मारा गया, पीटा गया। केपी ओली हेलीकॉप्टर चढ़ के भाग गए और नेपाल के अंदर फिलहाल आर्मी पूरा का पूरा आर्मी कंट्रोल ले लिया है नेपाल का। और काठमांडू शहर के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर की होटल्स, जो मिनिस्टर के घर, जो भी उनका बिजनेस हाउसेस, जो भी प्रॉपर्टीज था, सबको जला दिया गया। और जो काठमांडू के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था, ये जो नेपाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था, उसी सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया गया था। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का बैन करने का जो ऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आया था गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट उसको अप्लाई किया था। अब चाहे ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, ये गवर्नमेंट की प्रेशर के वजह से भी आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी दे सकता है, लेकिन ये निर्देश कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से आया, इसीलिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। और ये जो एक्चुअली देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जो बैन होने का जो कहानी है, जो बैन होने का जो कारण है, इसका कारण ये है कि मेन कारण जो है, नेपाल गवर्नमेंट ये सोशल मीडिया को अचानक से बैन क्यों किया। क्योंकि कुछ दिनों से, मतलब कुछ 1-1.5 महीने से कि पिछले 6-7 महीने से नेपाल के जो सोशल मीडिया है, वहाँ पे ये जो नेपाल की जो मिनिस्टर्स थे, उनकी जो करप्शन है, उनकी करप्शन की वीडियो और उनकी जो फैमिलीज है, वो कैसे एक लेविश लाइफ लीड करते हैं, यूरोप में घूमते हैं,
बड़े बड़े देश में जाते हैं, महंगी गाड़ियाँ चढ़ते हैं, महंगे कपड़े महंगे बैग यूज़ करते हैं, महंगे जूते पहनते हैं। ये सारे चीज़ों के ऊपर जो वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस नेपाली सोशल मीडिया में आने लगा था। एक तरीके से मान लीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ एक छीछीखार चालू हो गया था कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपने फैमिली के बारे में सोचता है और नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल की जो पॉपुलेशन है उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। वो गरीबी, एक तरीके से नेपाल की 80% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी में जा रहा है। जॉब नहीं है, काम नहीं है, लोग नेपाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम के लिए। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी में धंस चुका है, हेल्थ सेक्टर बहुत ही ख़राब है। ये सारे कंडीशन को ना देखे जो पॉलिटिकल क्लास है, जो एलिट क्लास है, वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। तो ये सारे चीज़ सोशल मीडिया में इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने लगे, फिर इनके ऊपर बहुत सारे लोग बोलने लगे सोशल मीडिया में। तो ये सारे चीज़ को एक्चुअली बंद करने के लिए केपी ओली ने ये कांड किया था। सोशल मीडिया को बंद करने की, बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ा। तो अब हम जो करंट सिचुएशन है इसको समझ लिए। तो अब हम थोड़ा सा नेपाल की हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे के टाइम पे जाते हैं कि नेपाल में ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो आज हुआ है ये पहले भी हुआ है और इसका हिस्ट्री क्या है। देखिए, नेपाल के अंदर एक राणा पैलेस करके एक पैलेस है। तो 1951 तक क्या था, नेपाल के अंदर ये एक राणा ओलिगार्की करके एक शासन व्यवस्था चलता था। तो इसमें क्या होता था, ए हेरिडेटरी सिस्टम ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट लेफ्ट द किंग एज लिटिल मोर देन ए फिगर हेड। तो इसमें क्या हुआ, जो हेरिडेटरी प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम यहाँ पे आया। इसमें क्या है, एक ही फैमिली के अंदर एक के बाद एक जनरेशन प्राइम मिनिस्टर बनता गया। और जो किंग का शासन था, पहले किंग को बस एक फिगर हेड बना के रख दिया गया कि किंग ही देश का हेड है, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल पावर था वो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इनके पास चला गया। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर कोई इलेक्शन से नहीं बनता था, ये प्राइम मिनिस्टर बनता था हेरिडेटरी, एक ही फैमिली से ये प्राइम मिनिस्टर बनता था कि आज जो प्राइम मिनिस्टर बना उसका बेटा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर उसका पोता बनेगा। तो ऐसे करके एक हेरिडेटरी एक प्राइम मिनिस्टर बनने की सिस्टम नेपाल में चालू हुआ, जिसको बोला जाता है राणा ओलिगार्की, यानी राणा फैमिली यानी राणा ओलिगार्की से ये शुरू हुआ। ये है उनका पैलेस, ये सारे उनका पैलेस का फोटो है। तो ए पॉपुलर अपराइजिंग दैट ईयर एंडेड राणा रूल एंड ओपेंड द डोर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उसी साल 1951 में क्या हुआ, ये 1951 तक तो ये राणा ओलिगार्की चला, लेकिन उसी साल क्या हुआ, एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ। ये जो राणा ओलिगार्की के खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एक रिवोल्यूशन शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, फिर उसी साल राणा ओलिगार्की की जो राणा रूल है इसको ख़त्म कर दिया गया। और ये किन लोगों ने किया, ये भी एक प्रोटेस्ट के थ्रू ही हुआ था। पॉपुलर अपराइजिंग यानी लोगों की प्रोटेस्ट से ही हुआ था ये। तो तब क्या हुआ, ओपन द डोर। उसके बाद क्या हुआ, राणा रूल यानी राणा ओलिगार्की का रूल जब खत्म हुआ तब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आने का एक संभावना नेपाल के अंदर आया, यानी गणतंत्र आने का एक उम्मीद नेपाल के पास आया। फिर क्या हुआ, फिर ये जो डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर आया 1951 में, राणा ओलिगार्की को ख़त्म करने के बाद पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी आया, वो डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि 1961 आते आते क्या हुआ, किंग माधवेंद्र एक पंचायत असेंबली करके एक सिस्टम लेके आए। किंग माधवेंद्र ने क्या किया, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट हो उसको डिसॉल्व कर दिया। बैंड पॉलिटिकल पार्टीज, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया और इम्पोज द सो कॉल्ड पंचायत सिस्टम, और देश के अंदर एक पंचायत सिस्टम को इम्पोज किया फॉर मेयरली 3 डेकेड यानी 30 साल तक। मान लीजिए 1961 से 1990 तक नेपाल के अंदर यही पंचायत असेंबलीज का जो सिस्टम है ये चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग ये इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो गए। फिर 1990 आते आते 1990 आते आते ये जो पंचायत असेंबलीज का जो सिस्टम है इसके खिलाफ लोगों के प्रोटेस्ट शुरू होने लग गया था। और ये जो फोटो है ये है किंग माधवेंद्र। तो अब क्या हुआ 1990 में 1990 में क्या हुआ, मास रैलीज ऑफ 1990 पीपल मूवमेंट। तो लोगों ने ये जो किंग का जो शासन था, राजा का जो शासन था, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। तो उसमें
सबसे बड़ा लीडर कौन सामने आया? नेपाली कांग्रेस से लीडर गणेश मान सिंह जी, इन्होंने, ये उनका फोटो है। पीपल्स मूवमेंट, ये पीपल्स मूवमेंट इनके अंडर शुरू हो गया। किनके अंडर? गणेश मान सिंह जी, ये नेपाली कांग्रेस का एक लीडर थे। द पीपल्स मूवमेंट नोन एज जन आंदोलन, जो लोगों का मूवमेंट नेपाल के अंदर 1990 में चालू हुआ था, उसको जन आंदोलन नाम दिया गया। और फोर्स्ड किंग वीरेंद्र टू रेस्टोर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ए न्यू होप वॉज बॉर्न। तो ये आंदोलन इतना तूल पकड़ लिया, तो उस टाइम जो राजा था, ये तो माधवेंद्र ने पंचायत सिस्टम को शुरू किया था, लेकिन 1990 आते आते उस टाइम जो पंचायत असेंबली के अंदर जो राजा था, वो उनका नाम था किंग वीरेंद्र। तो किंग वीरेंद्र को इतना फोर्स किया गया कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को उनको फिर से रिस्टोर करना पड़ा। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को किंग माधवेंद्र ने उखाड़ फेंका था, उसी को 1990 में किंग वीरेंद्र लोगों की प्रेशर से उसको फिर से लेके आया है, यानी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को उन्होंने रिस्टोर किया। और उसके साथ ही एक नया आशा नेपाल के अंदर पैदा हुआ, ए न्यू होप वॉज बॉर्न। फिर क्या हुआ? फिर ये जो 1990 में ये जो डेमोक्रेसी आया, मल्टी पार्टी सिस्टम आया, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके नेपाल के अंदर माओइस्ट जो प्रॉब्लम है, माओवाद है, वो थोड़ा सा पनपा और एक कॉन्फ्लिक्ट जोन शुरू हुआ नेपाल के अंदर। 1996 आते आते ये माओइस्ट इंसर्जेंसी इरप्ट, जिसको हम हमारे देश में नक्सलवाद बोलते हैं, माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो नेपाल के अंदर भी 1996 में ये प्रॉब्लम इमर्ज हुआ और डिमांडिंग द एंड ऑफ मोनार्की एंड द क्रिएशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक। तो किंग वीरेंद्र जो मल्टी पार्टी सिस्टम लाए थे, तो अब 1996 आते आते माओइस्ट लोगों ने बोला ये किंग का जो सिस्टम है, ये जो मोनार्की है, ये पूरा खत्म होना चाहिए और क्रिएशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक, यानी जहाँ पे इलेक्शन हो, प्रजातांत्रिक गणतंत्र चाहिए, यानी लोग अपने तरीके से वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। तो 10 साल ये जंग चला। 10 ईयर ऑफ वॉर किल्ड मोर देन 17,000 पीपल, 17,000 लोगों की मौत हुआ। 10 साल ये जंग चला। फिर ये 2006 में आते आते ये मतलब 1996 से ये लड़ाई शुरू हुआ माओवाद का, और ये ख़त्म हुआ 2006 पे। 2006 पे जब ख़त्म हुआ, तब तक 17,000 लोगों की मौत हो चुका था। तो 2006 में क्या होता है? विथ ए पीस एकॉर्ड दैट बॉट द माओइस्ट इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तो एक पीस एकॉर्ड होता है नेपाल के अंदर, और उसके थ्रू जो माओइस्ट जो इंसर्जेंसी था, तो वो इंसर्जेंसी को छोड़ के एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनाए, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो माओइस्ट है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2006 में एक प्रोटेस्ट हुआ और पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग रिपब्लिक। तो नेपाल को एक पार्लियामेंटरी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इन मई 2008 को क्या हुआ? उसके बाद 2006 में प्रोटेस्ट हुआ और पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग रिपब्लिक। तो नेपाल को एक पार्लियामेंटरी रिपब्लिक बोल दिया गया था, अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन 2008 आते आते, मई महीने आते आते इतिहास ने अपने पन्ना एक बार फिर से पलटाया। तो उसमें क्या हुआ? नेपाल फॉर्मली एबोलिश्ड इट्स 240 years old monarchy एंड डिक्लेयर्ड इटसेल्फ ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 2008 मई महीने में क्या हुआ? देखिए, 2006 में प्रोटेस्ट हुआ, उसके चलते पार्लियामेंट डिक्लेयरिंग रिपब्लिक, नेपाल की पार्लियामेंट ने नेपाल के एक तरीके का पार्लियामेंटरी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। लेकिन तब भी नेपाल देश के अंदर ये मोनार्की चल रहा था, यानी राजा का शासन तब भी चल रहा था। यानी नेपाल के अंदर तब भी हेड ऑफ स्टेट कौन थे? राजा ही थे। राजा को पूरा का पूरा एकदम खत्म नहीं कर दिया गया था। लेकिन ये काम हुआ 2008 में। 2008 में 240 साल से पुराना जो प्रथा चल रहा था नेपाल के अंदर मोनार्की का, वो एकदम खत्म कर दिया गया और डिक्लेयर्ड इटसेल्फ ए फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र कहाँ बोला जाता है? जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट
एक चुने हुए यानी एक इलेक्शन से जीता हुआ व्यक्ति जब किसी भी स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट होते हैं तब उसको रिपब्लिक बोला जाता है। तो अब तक ये राजा का रूल चल रहा था। मान लीजिए राजा के पास कोई पॉलिटिकल पावर उतना था नहीं, क्योंकि जब ये वीरेंद्र ने ये जो रिस्टोर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जब रिस्टोर किया था तब उसके बाद से राजा के पास उतना ज़्यादा जो पॉलिटिकल पावर है राजा के पास था नहीं, लेकिन हेड ऑफ स्टेट कौन था? राजा ही थे। तो ये चीज़ कब खत्म कर दिया गया? 2008 में खत्म कर दिया गया। वहाँ पे क्या हो गया, नेपाल को एक पहले तो रिपब्लिक फेडरल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक मतलब जिस देश का हेड ऑफ द जो स्टेट है वो एक चुने हुए इलेक्शन से चुना हुआ एक व्यक्ति जब किसी भी स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट बनते हैं तो अब उस देश को रिपब्लिक बोला जाता है। अब डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं? डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होता है, लोग वोट डाल के अपना पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चुनते हैं, यानी कौन से लोग देश को शासन करेंगे, वो यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी देश को रूल करेंगे, ये चुनने का हक लोगों के पास वोट के माध्यम से आता है, तब उसको डेमोक्रेटिक बोला जाता है। और फेडरल मतलब स्टेट और सेंट्रल ये दोनों के पास अलग अलग जब पावर होता है तब उसको फेडरल बोला जाता है। तो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना नेपाल। अब किंग ज्ञानेंद्र स्टेप डाउन, उस टाइम जो किंग था वो ज्ञानेंद्र था, वो स्टेप डाउन, वो अपने कुर्सी छोड़ दिए और द नेशन बिगेन इट्स सर्च फॉर स्टेबिलिटी। तब से ये नेशन अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना चालू कर दिया और अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो रास्ता है उसको पकड़ लिया था। ये तो ठीक ठाक सही से चल रहा था 2008 के बाद से, लेकिन उसके बाद 2015 में नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया। उसके बाद क्या हुआ? A massive earthquake devastated the country and in September that same year Nepal finally adopted a new constitution। इसी साल 2015 को एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक नेपाल को हिट किया, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थे ये ख़त्म हो गया चारों ओर डिस्ट्रक्शन हुआ। तो उसी साल नेपाल ने क्या किया? नेपाल ने अपना जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली अडॉप्ट कर लिया और क्रिएटिंग ए सेकुलर फेडरल रिपब्लिक, जैसे कि भारत एक सेकुलर फेडरल रिपब्लिक बनाया और 7 प्रोविंस के साथ। 7 प्रोविंस मतलब नेपाल के, जैसे भारत के अंदर टोटल 28 स्टेट है, ऐसे ही नेपाल के अंदर टोटल 7 प्रोविंस है। तो ये जो फोटो में हम देख रहे हैं, ये कोशी एक प्रोविंस हो गया, फिर मधेश एक प्रोविंस हो गया, फिर बागमती एक प्रोविंस हो गया, फिर गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली, फिर सुदूर पश्चिम, ये सारे नेपाल के टोटल 7 प्रोविंस को लेके नेपाल एक सेकुलर फेडरल रिपब्लिक बना अपने नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब तब जाके ये जो केपी शर्मा ओली जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभरे, इलेक्शन जीते और प्रॉमिसिंग स्टेबिलिटी एंड रिबिल्डिंग ऑफ नेशन को, नेपाल को स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रॉमिस किया और रिबिल्डिंग द नेशन को हम फिर से बनाएंगे, ये प्रॉमिस उन्होंने किया जब बना केपी ओली। तो अब 2017 आते आते क्या हुआ? ये 15 में वो केपी ओली पावर में आए, लेकिन 2017 में आते आते क्या हुआ? ओलीज लेफ्ट अलायंस ऑन ए स्वीपिंग मैंडेट। तो 2015 में जब ओली गवर्नमेंट में आए थे उस टाइम उनका एक अलायंस गवर्नमेंट था, लेकिन 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सिंगल पावरफुल पार्टी बन के उभरा और ज़्यादा वोट उनको मिला और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अंदर पावर में आया। अब ओली लुक सेट टू डोमिनेट नेपाली पॉलिटिक्स। अब उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, मेजॉरिटी वोट उनको मिला है और इसीलिए नेपाल की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की कोशिश ओली ने शुरू कर दिया। बट यूनिटी सून गेव अवे टू राइवलरी। In 2020 and 2021 ओली ट्वाइस डिसॉल्व पार्लियामेंट। 2020 और 2021 आते आते ओली ने क्या किया? दो बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, स्पार्किंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जब 2 बार उन्होंने ये पार्लियामेंट को
डिसॉल्व किया तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया। द सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंड एंड रिस्टेनिंग पार्लियामेंट एंड स्प्लिटिंग द रूलिंग पार्टी। तो एक्चुअली केपी ओली के पार्टी के अंदर और जो छोटे मोटे पार्टी के साथ उनका जो अलायंस था, जो मर्जर था, उसके अंदर भी कन्फ्यूजन शुरू होने लगा। तो इसके धीरे धीरे करके पार्टी के अंदर भी सपोर्ट इधर उधर जाने लगा। इसीलिए केपी ओली ने 2020 और 2021 को दो बार पार्लियामेंट को डिसॉल्व कराया और इसके चलते हुए क्या हुआ, बार बार नेपाल देश के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने लगा। बार बार अगर आप आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो पार्लियामेंट है, उसको डिसॉल्व करवाओगे तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगा ही। तो ये सारे कुछ देखते हुए नेपाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंटरवीन किया और जो रूलिंग पार्टी था उसको ही स्प्लिट करके दो टुकड़ों में बांट दिया। अब 2022 आते आते क्या हुआ, 2022 आते आते इलेक्शंस प्रोड्यूस्ड नो क्लियर मेजोरिटी। 2022 में जो इलेक्शन हुआ उसमें किसी भी पार्टी को कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला। ना केपी ओली की पार्टी को मिला, ना माइस्ट लीडर पुष्पा कमल दाहाल की पार्टी को मिला। ये पुष्पा कमल दाहाल, ये जो इंसान है, इनका ये एक और एक नाम से भी ये जाना जाता है, प्रचंड करके। तो इनके पार्टी को भी कोई साफ मेजोरिटी दोनों पार्टी को किसी भी पार्टी को नेपाल के अंदर नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, केम बैक एज प्राइम मिनिस्टर फॉर ए थर्ड टाइम। तो केपी ओली उन्होंने क्या किया, उनके पार्टी को तो मेजोरिटी सीट नहीं मिला था, मेजोरिटी वोट नहीं मिला था, लेकिन जो भी पार्टीज थे उस टाइम में, मान ली केपी ओली के पार्टी और बाकी जो पार्टीज थे, वो एक दूसरे के साथ एक डील साइन कर लेते हैं। सारे पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बनाता है जिसमें केपी ओली फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो नेपाली कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रामचंद्र पौडेल करके एक इंसान थे, वो प्रेसिडेंट बना। तो जो होता है वही होता है जब अलायंस में होता है कि अगर 3-4 पार्टी एक साथ मिलके एक गवर्नमेंट बनाता है तो गवर्नमेंट फ्रेजाइल ही रहता है। तो ये भी गवर्नमेंट एक तरीके से फ्रेजाइल ही रह गया था और जो दो सारे लीडर के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज था वो तब भी था, पहले भी था, इलेक्शन होने के बाद भी था और जब गवर्नमेंट बना लिया तब भी था। तो धीरे धीरे करके ये जो ट्रस्ट जो था, ये ट्रस्ट इश्यूज जो था दोनों हर एक लीडर के बीच में, क्योंकि एक लीडर दूसरे लीडर को भरोसा नहीं करते थे क्योंकि सब अलग अलग पार्टी से थे मेजोरिटी नहीं मिला, इसीलिए अलायंस बना के बैठ गए गवर्नमेंट बना के, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज तो था ही। तो इसके चलते हुए ये जो गवर्नमेंट बना ये भी एक तरीके का फ्रेजाइल गवर्नमेंट बना। तो अब आया 2024 में क्या हुआ, ओली रिटर्न फॉर ए फोर्थ टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर। ओली फिर से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को जीत लिया, उसमें रिटर्न हुआ। बाय 2025 फ्रस्ट्रेशन हैड एक्सप्लोडेड इनटू द स्ट्रीट्स। देखिए ये फ्रस्ट्रेशन लोगों के बीच में क्यों आया, क्योंकि जब से 2015 के बाद से जब से ये गवर्नमेंट बना, उससे पहले तो नेपाल में डेमोक्रेसी था ही नहीं। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल जो शासन था उसमें तो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे ही। उसके बाद 2015 में जब डेमोक्रेसी बना नेपाल, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ओली ने बहुत सारे आशा दिया था लोगों को, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि गवर्नमेंट में पावर में ओली रहे और कोई ओपोनेंट पार्टी रहे। तो जितना भी पार्टियाँ थी नेपाल के अंदर, ये सारे पार्टी के जो मेन लीडर्स थे, ये लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिला के एक तरीके का एक बॉन्डिंग बना लिए थे, एक अलायंस बना लिए थे कि हम पावर में रहे और या तो आप पावर में रहो, हम अपोजिशन में रहे या तो आप अपोजिशन में रहो, कोई भी कहीं पे भी रहे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे भी रही, हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिए थे। और इन्होंने ये ठीक किया कि कोई भी पार्टी जब भी पावर में रहे ना रहे, अपोजिशन में रहे, हर पार्टी एक साथ मिलके जो एलिट क्लास है, जो पॉलिटिकल क्लास है नेपाल के अंदर, वो मिल बांट के देश के अंदर करप्शन करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो एक तरीके से लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेट हुआ कि सरकार में ओली रहे, कोई और रहे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। मतलब मान लीजिए पब्लिक ओली को छोड़ के किसी और को भी वोट दे, लेकिन जब वोट का रिजल्ट आता था तो सारे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते थे और अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से कोई प्रेसिडेंट बन जाता था। एक पार्टी से कोई प्रेसिडेंट बन गया, एक पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक पार्टी से कोई
होम मिनिस्टर बन गया। ऐसे करके हर एक पार्टी अपने अपने बंदे अपने अपने पॉलिटिकल पावर के अंदर प्लेस करते थे और एक साथ मिलकर करप्शन करते थे, अपने लिए पैसा कमाते थे और अपने फैमिली को अच्छी अच्छी ज़िंदगी देते थे, विदेश में लेके जाते थे, फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना, महंगे गाड़ी खरीदना, लेविश लाइफस्टाइल लीड करना, ये सारे चीज़ नेपाल के हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर कर रहा था, देश के साथ, देश की जनता के साथ। तो इसीलिए देश की जो यंग जनरेशन है और बाकी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ये सरकार के खिलाफ धीरे धीरे करके गुस्सा होता गया। इसीलिए हम जब हम देखें इस जो कैवास हुआ नेपाल के अंदर, उसमें केपी ओली को भी भगाया गया, जो रिसेंट पावर में गवर्नमेंट थे उनके अंदर जो भी मिनिस्टर्स थे उनको भी मारा पीटा गया, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके घर को भी जलाया गया। मतलब गुस्सा आज के टाइम में जो लीडर है उनके ऊपर भी है, जो पहले थे उनके ऊपर भी है, क्योंकि ये सारे लोग एक साथ एक कंपनी टाइप बना लिए थे नेपाल के अंदर और मिल बांट के खा रहे थे, करप्शन करके खा रहे थे। इसीलिए लोग सबको पीटा, लोगों ने गुस्से में जो करंट टाइम के पॉलिटिकल पार्टीज थे, जो लीडर्स थे, उनको भी मारा, जो पहले थे उनको भी मारा, सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इसका मेन कारण था करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश के अंदर जो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम था, उसके खिलाफ ये जो रिवोल्यूशन हुआ है पॉलिटिकल नेपाल के अंदर, इसके वजह से ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने से ये हुआ है। ऑन September 9 अंडर माउंटिंग प्रेशर ओली रिजाइंड। तो 9 तारीख को सितंबर महीने की ओली पहले तो भागा, हेलीकॉप्टर से भागा, ये है ओली, ये पहले भागा, उसके बाद रिजाइन कर दिया, जान बचा के भागा ये। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा पिछले 17 सालों में टोटल 14 बार यहाँ पे नेपाल के अंदर गवर्नमेंट का शफल हुआ है, गवर्नमेंट कहीं चेंज हुआ है। फॉर मेनी, पहले तो किंग का शासन था, वो चेंज हुआ, उसमें पहले राणा ओलीगार्की था, उसके पहले किंग था, फिर राणा ओलीगार्की आया, फिर राणा ओलीगार्की के बाद फिर से किंग का शासन, पंचायत सिस्टम आया, फिर किंग से फिर डेमोक्रेसी आया, मल्टी पार्टी सिस्टम आया, फिर उसके बाद फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी आया, फिर इसके बाद कभी ओली आया, कभी कोई और प्राइम मिनिस्टर बना। ऐसे करते हुए ओली 4 बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बना। उनके बीच में 2 बार ही उन्होंने पार्लियामेंट को भंग भी किया। ये सारे चीज़ नेपाल के अंदर चल रहा था। टोटल 17 सालों के अंदर 14 बार गवर्नमेंट का चेंज हुआ, गवर्नमेंट शफल हुआ। फॉर मेनी नेपालीज द प्रॉमिस ऑफ द रिपब्लिक रिमेन अनफुलफिल्ड। जो रिपब्लिक होने का जो प्रॉमिस था नेपाल की, ये अभी भी नेपाल के अंदर पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुआ। Yet amid the chaos, the people demand is a clear, a political and that delivers, not just survives. तो ये सारे chaos के बाद नेपाल के जो आम जनता है, उन्होंने एक डेमोक्रेसी की मांग की। अगर डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है इतने सालों से, तो किंग का शासन भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर गवर्नेंस, ये करप्शन, ये सारे चीज़ ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ उन्होंने, नेपाल की जो आम जनता है, उन्होंने सबके सामने बोल दिया अपने रेवोल्यूशन के थ्रू। तो अब ये जब ओली ने रिज़ाइन कर दिया, तब उसके बाद से एक नाम बहुत सामने आ रहा है कि इनको नेपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो इनका नाम है सुशीला कार्की जी। ये पहले नेपाल के अंदर चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इनका पढ़ाई लिखाई सब भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, BHU, वहाँ पे हुआ है। बहुत ही शिक्षित एक महिला है। तो नेपाल के अंदर जो यंग जनरेशन है, उनके बीच में भी वोट कराया गया था और इनको ज़्यादातर वोट मिला कि सारे लोग चाह रहे हैं कि ये सुशीला कार्की जी, ये बहुत ही हाई एडुकेटेड एक इंसान है, इनको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट का। क्योंकि फिलहाल के टाइम में तो नेपाल के अंदर इलेक्शन होगा नहीं, तो इंटरिम गवर्नमेंट जैसे कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में बना था। बांग्लादेश में जो हालत हुआ था उसका कारण अलग है। बांग्लादेश में जो हुआ वो एक तरीके से यूएसए की पीछे से यूएसए की वजह से हुआ। वो यूएसए ने करवाया, बांग्लादेश के अंदर जो कूप हुआ, पॉलिटिकल कूप हुआ, उसके पीछे यूएसए का फंडिंग था। लेकिन यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे लोग अपने तरीके से
करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए ये पॉलिटिकल जो चेंज है ये करवाया। हाँ, पीछे से कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ रह सकता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम था वो करप्शन का ही था और उसके खिलाफ ही ये लड़ाई था। तो अब क्या हुआ, तो इनके नाम सुशीला कर्की जी का नाम सबसे आगे आया, और बाकी जो फेमस अभी के टाइम में यंग जनरेशन के अंदर जो और भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जैसे कि जो काठमांडू शहर का जो मेयर है उनका नाम है बालेंद्र शाह, वो भी एक फेमस लीडर है अभी फ़िलहाल के टाइम में, बहुत ही पॉपुलर है नेपाल के अंदर। उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया है कि इनको नेपाल की जो इंटरिम गवर्नमेंट है इनका जो चीफ बना देना चाहिए। तो अब ये बनते हैं कि नहीं बनते, कोई और लीडर बनता है, इसके ऊपर जब भी न्यूज़ आएंगे हम उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो में नेपाल के अंदर जो भी क्राइसिस था उसका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था उसके ऊपर कम टाइम के अंदर जितना डिस्कशन हो सकता है हम लोगों ने उतना डिस्कशन किया। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी वीडियोस, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके जब भी हम लोग वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।